आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। जी हाँ, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी एक्सपर्ट्स की ज़ुबानी मुहैया कराता है। अभी देश में दिवाली की धूम है, इसलिए बात दिवाली के मौके पर की जाने वाली खरीदारी, बचत, इन्वेस्टमेंट की। दिवाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है। अकीदा है कि इस मुबारक दिन यानी कार्तिक महीने की कृष्ण अमावस्या पर भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण को वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे। इसकी खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इसी मुबारक मौके पर लक्ष्मी की पूजन होती है। माना जाता है कि इस दिन माँ देवी लक्ष्मी की पूजा से घर में बरकत और खुशहाली आती है। लिहाजा दिवाली हमारे मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दिवाली का मुबारक दिन भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सरहदों पर मौजूद जजीरा क्रिसमस पर भी खास अहम है। दिवाली का त्यौहार पूरी दुनिया में खरीदारी का भी एक खास मौका होता है। इस मुबारक मौके पर नए कपड़े, घर के सामान, तोहफे, तोहफ़, सोने चांदी और दूसरी बड़ी खरीदारी का मौका भी होता है। इस मुबारक मौके पर किए जाने वाले खर्च और ख़रीदारी को शुभ माना जाता है, क्योंकि देवी माँ लक्ष्मी को दौलत, खुशहाली और सरमायाकारी की देवी माना जाता है। लिहाजा इस मौके को सोने और जेवरात की खरीदारी का सबसे बड़ा सीज़न होता है। ऐसे में जब मौका इतना मुबारक हो तो मिठाई और खुशियों के जश्न मनाने का क्या कहना। तो आइए रुख करते हैं स्टूडियो का और जानते हैं जाने माने माहिरीन की राय कि इस मुबारक मौके पर इस बार हमारे लिए क्या खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख़ास मेहमान जो कारोबार और बाज़ार के जाने माने एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ये ख़ास मेहमान नीतीश चुग साहब, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम आपका नीतीश साहब अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। बात दिवाली पे ख़रीदारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिवाली एक ऐसा मौका है जिसमें हमारी भारतीय या इंडियन इकोनॉमी में ख़रीदारी की जाती है। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि इस बार दिवाली पर सोना चांदी खरीदें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदें या फिर गाड़ी? पहली बात तो आपको जो है अपनी इनकम को बांटना पड़ेगा कि कितनी आपने खर्चा करना है, कितनी सेविंग करनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। एक एवरेज जो पीपल है, एवरेज पर्सन है, उसकी 20 to 30% जो है वो एक्सपेंस होना चाहिए जी। उसके अलावा 30-40% सेविंग होनी चाहिए और जो रिमेनिंग बच गया वो आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। राइट। तो इसमें क्या है कि आप जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स होनी है उसके लिए भी अंदर डिफरेंट मापदंड हैं कि आपका क्या आपका ऑब्जेक्टिव है जी। कैसे आप आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसके लिए हम डिटेल में भी डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं विनीत साहे साहब, जो पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस दिवाली पर क्या ख़रीदा जाए, गाड़ी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सोना चांदी या फिर कुछ और। तो विनीत साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे, हमें इस दिवाली के मौके पर क्या ख़रीदारी की जाए? देखिए, दिवाली में ख़रीदने के लिए हर तरह के लोग होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं खरीदें। जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर आप कार ख़रीद रहे हैं तो आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कार का। जनरली कार ऑफ़र आता है, लेकिन वो वही लोग के लिए मुफीद है जो पूरे साल उसके लिए सोचते हैं और वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो गाड़ी ख़रीदते हैं। ऐसा ना करें कि आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा ऑफ़र देखें और कार ख़रीद लें। वो ऑफ़र हो सकता है अच्छा हो सकता है अच्छा नहीं हो सकता है आपकी ज़रूरत नहीं हो। इसी तरह से सोना ख़रीदते हैं, सोना के अगर आपको ज़रूरत है तो ख़रीदिए। इसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल है, लेकिन लोगों में कस्टम है तो वही लोग खरीदें जो पूरे साल उसके लिए प्लानिंग किया है। हमारे यहाँ साल में एक दफ़ा ख़रीदने का प्रचलन ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए पूरे साल प्लानिंग करनी है और आपने जिस चीज़ के लिए प्लानिंग किया है उसी के लिए ख़रीदें, कोई दूसरी वस्तु न खरीदें उसके लिए। जी। आज के सिनेरियो में अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स को लें
तो वो 3-4 ग्रुप में बनता है, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। तो ऐसे लोगों को विभिन्न जो ग्रुप हमने आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे वाकिफ़ हैं कि क्या खरीदें? देखिए, दिवाली में खरीदना है तो सबसे कि कोई भी हो, लो इनकम ग्रुप हो, हाई इनकम ग्रुप हो या मिडिल इनकम ग्रुप हो, उसकी सारी खरीदारी 3-4 सेगमेंट में हो। एक तो कि उनके लिए ज़रूरत का सामान हो, दूसरा उनके लिए बचत हो, तीसरा उनका जो पूरे साल का प्लानिंग का चीज़ हो। जैसे कोई लोग कार खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, वो घर खरीदें, जो कार खरीदना चाहते हैं कार खरीदें, लेकिन आपके खर्च का पूरा खर्च का एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से होना चाहिए जो आपके फ्यूचर के लिए हो। तो जो लो इनकम है ग्रुप है, वो भी एक सर्टेन पैसा अपना बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, सिमिलर विथ मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। बस साइज़ बड़ा हो जाता है, फॉर्म बदलना नहीं चाहिए। खरीदारी की जो तरीका है वो तरीकों में बदलाव नहीं होना चाहिए, एक साइज़ बदल जाना चाहिए। दिवाली का मौका अकेला दिवाली का मौका नहीं है, इस पर धनतेरस भी है, इस पे आगे 3-4-5 दिनों का लगभग ये फेस्टिवल होता है। तो आप बताएं कि हम क्या खरीदें? देखिए, ऑफर्स इसलिए आते हैं कि लोग खरीदने को तैयार बैठे होते हैं। लोग साल भर प्लान करते हैं और उसके बाद खरीदने का एक अपना प्लान करते हैं कि मैं दिवाली में ही खरीदूंगा या फिर मैं एक पर्टिकुलर तारीख को खरीदूंगा जो हमारे लिए खरीदने इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ है। वो साल भर बचत करते हैं और ऑफ़र आता ही उनके लिए है जो बचत करके जिनका प्रोग्राम, जिनका खरीदने का ऑलरेडी जिन्होंने प्लान कर चुके हैं। वो लोग जिनका कोई प्लान नहीं है या कार खरीदने का प्लान है, उनको अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलता है कि घर खरीद लें, तो उनको बैठ के बहुत अच्छे से केयरफुली उन ऑफ़रों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़र्स हमेशा लुभावने होते हैं। हमेशा वो ये होता है, कस्टमर को ड्राइव करता है कि आप खरीदिए। लेकिन कस्टमर जो है, अगर उसको चीज़ों का समझ नहीं है तो वो उसमें फंस जाता है। तो मेरे लिए यही एडवाइस है कि कुछ भी आप अगर ख़रीद रहे हैं और किसी ऑफ़र के अंदर ख़रीद रहे हैं, तो आप 2-3 ऑफ़र उसी से मिलता जुलता आप उसको साइड बाय साइड रख के देखें, उनसे बात करें। और सभी लोग एक दूसरे की कमियां बताते हैं कि मेरे ऑफ़र में ये बढ़िया, उनके ऑफ़र में ये ख़राब है। तो सबसे आप बैठ के एक आपका एक अपना व्यू बन जाएगा कि क्या आपने खरीदना है। आप अलग अलग जो ग्रुप के लोग हैं, हाँ जी, इनकम ग्रुप के लोग हैं मेरा मतलब है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या खरीदारी करें? बेसिकली जो जितने भी ग्रुप के लोग हैं उसमें सबसे बड़ी जो अहम खबर है, अहम बात वो ये है कि दिवाली का माहौल है। तो सबसे पहले तो अपने ड्यूरेबल गुड्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, कपड़े हो गए, घर वालों का खाने पीने का सामान हो गया, इसके ऊपर एक कुछ पोर्शन जो है वो फिक्स एलोकेट करें और उसके ऊपर स्पेंड करें। रेस्ट जो अमाउंट है उसमें सबसे ज़्यादा दिवाली के मौके पर मेटल्स खरीदे जाते हैं, प्रीशियस मेटल्स है, सोना चांदी। हाँ, उसी पे बात हाँ, तो सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की स्कीम निकाली हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। प्लस अगर आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई ऐसा ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, तो मार्केट में आजकल जो है वो नहीं, छूट के धमाके हैं। राइट, मैं इस बात को इस तरह से कहता हूँ कि देखिए, एक तो ऑप्शन हो गया कि आप गोल्ड में लें। राइट, गोल्ड में भी अब सवाल ये आता है कि कॉइन्स खरीदें या हम कोई ज्वेलरी का आइटम खरीदें, ज्वेलरी आइटम खरीदें, या हम कोई बॉन्ड खरीदें। और वो कहाँ से खरीदें? बैंक से खरीदें या सराफा बाज़ार से खरीदें? मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें तो आप बैंक से ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, बैंक से, या बैंक्स ने जितने भी एजेंसीज को नॉमिनेट कर रखा है, जितनी भी गोल्ड स्कीम्स की निकाली हुई हैं, वहाँ से आप अगर फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इफ़ यू वांट टू, अगर आप फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना चाहते, डीमैट फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हुए हैं। गोल्ड बॉन्ड्स के अलग बेनिफिट्स हैं। हाँ, वही मेरे हिसाब से जो है वो गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि आप फिजिकल फॉर्म में खरीद के रखें। फिजिकल फॉर्म में आप खरीदेंगे, कॉइन्स खरीदेंगे, गिन्नी खरीदेंगे, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है प्योरिटी का, प्योरिटी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद जब आप एक्सचेंज करवाएंगे तब उसमें भी आपको यू विल हैव टू लूज समथिंग, कुछ ना कुछ जो है उसमें नुकसान होता है। जी। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा,
अगर आप रिडम्पशन पे उसको मैच्योरिटी वैल्यू उसकी लेंगे वापस, तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, ये तो बहुत उम्दा बात आपने और बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आज जिस रेट पे गोल्ड परचेज करा है, तो ये नहीं कि मैच्योरिटी पे आपको उसी रेट पे गोल्ड मिलेगा वापस, वही पैसे मिलेंगे। जो उस दिन का मैच्योरिटी वाली डेट का जो रेट होगा गोल्ड का, वो रेट आपको मिलेगा। गोल्ड कॉइन्स में खरीदें, ज्वेलरी में खरीदें, या फिर कुछ और फॉर्म में खरीदें, कहाँ से खरीदें? देखिए, गोल्ड खरीदने के लिए सबसे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको उन जेवरातों का शौक़ नहीं है, आप बस उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो आप सराफा बाज़ार से ना खरीद के आप बैंकों से खरीदें जी। क्योंकि उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसमें एक एश्योरेंस होता है, एक बैंक का रेपुटेशन होता है जी। सराफा बाज़ार से खरीदने पे भी अगर खरीदते हैं तो वो भी हाई ब्रांड से खरीदिए, जिसका नामचीन लोग हैं उनसे खरीदें आप। और अगर आप जेवर के लिए खरीद रहे हैं तो फिर आप दोनों चीज़ को तय करें कि आपको ब्रांड चाहिए, अच्छे डिज़ाइन चाहिए, या दोनों चाहिए, और वो मार्केट से आप उस हिसाब से लें। अगर कोई मिडिल इनकम ग्रुप है हाँ या हायर इनकम ग्रुप है, अगर वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को में क्या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे या एक सिस्टमेटिक तरीके से चले, इस पर थोड़ा सा और तफसील से बता दीजिए। देखिए, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप हो चाहे हायर इनकम ग्रुप हो, गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आप जितना भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप उसमें मैक्सिमम करिए। अच्छा। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि सोना एक ऐसा धातु है जिसने पिछले कई सालों से हमेशा ऊपर की ही राह पकड़ी हुई है, वो कभी नीचे नहीं आया है। आपको कभी भी जो है वो घाटे का सौदा नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको जो है वो ऊपर की राह ले जाएगा, और आपको हमेशा जो है वो गेन होगा ही होगा जी। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, शेयर्स में दूर भागना चाहते हैं, तो गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बीच में भी इसको सेल कर सकते हैं। अगर 8 साल का आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 साल तक ही उसको रखना है जी। आप उसको 5 साल बाद भी सेल कर दीजिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है 5 साल बाद, तो आप उसको सेल कर दीजिए, वो मार्केट में ओपनली बिकते हैं जी। और अब 5 साल बाद आप बेचेंगे, लेकिन उसमें टैक्स लग जाएगा। अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर 5 साल बाद बेचेंगे टैक्स लगेगा, बट उसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो ऑन एंड ऑन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस दिवाली। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने गोल्ड के बारे में हमें बताया कि भाई ये कहाँ कहाँ से, सीधी सी बात है, बैंक से खरीदें, सराफा मार्केट में ना जाएं, लेकिन इसके बाद एक गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड भी हैं, उसको तफसील से आप हमारे नाजरीन के लिए बताएं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो टोटली प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान है जी। आप उसको इन्वेस्ट करें, आप उसको लिक्विडेट करें, अगर आपको फ़ायदा है तो आप उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास फिजिकली नहीं होगी। हमारी समस्या क्या है कि हम जब तक देखते नहीं हैं चीज़ों को, तब तक हम उस पर ये नहीं होता है कि ये चीज़ सही है जी। तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसमें, तो वो वही लोग खरीदते हैं जिनको उसका अच्छा से उसके बारे पता है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड बॉन्ड आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप रख भी सकते हैं, और आप उसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं, जैसे आप जो चीज़ आप गोल्ड के साथ कर सकते हैं। अच्छा, वेरी तो गुड। कोई फ़र्क नहीं है उसमें। आप अगर एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आप कॉइन लें या फिर आप बॉन्ड लें। बॉन्ड लेने में एक सिक्योरिटी आपके पास है कि वो चोरी होगा तो आपको उसका डुप्लीकेट मिल सकता है, लेकिन गोल्ड अगर चोरी हुआ तो आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। तो वो मेरे हिसाब से बेहद खूबसूरत बात, बेहद खूबसूरत बात। चुक साहब, ये तो बात हुई गोल्ड बॉन्ड्स की या और दूसरी चीज़ों की। दिवाली पर अक्सर ये देखा जाता है कि फेस्टिव ऑफर्स आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, हाउसिंग सेक्टर से, या किसी भी सेक्टर की हम बात करें तो हमारे पास दिवाली ऑफर्स आते हैं। तो आम जो कस्टमर है, क्या उसको इन पर ध्यान देना चाहिए? यदि इन पर ध्यान दें तो वो क्या क्या बातें ध्यान में रखें जब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का गेम होता है। दिवाली पे सबके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सब कर्मचारियों को बोनस मिलता है, अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो सारी कंपनी चाहते हैं कि अपनी सेल इस पीरियड में बढ़ा दें, और फेस्टिवल सीज़न है ही, तो वो डिफरेंट तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे जो गौर करने वाली चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी निकालते हैं जो दिवाली पे सिर्फ आई वॉश होती है। जैसे पूरे साल कोई लैपटॉप है वो 70,000 रुपये का बिकता है, उसका प्राइस बढ़ा के 90,000 कर देते हैं, और दिवाली के नाम पे वो आपको 68,000 रुपये का बेच देते हैं, 32,000 का डिस्काउंट दिखा के या 22,000 का डिस्काउंट दिखा के। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की तो आप परचेज़ करिए, उसमें तो कोई मनाही है ही नहीं।
लेकिन आप सिर्फ ये देख के कि 32% डिस्काउंट मिल रहा है या 22,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले जानकारी पूरी ले लीजिए कि उस प्रोडक्ट का पूरे साल एवरेज रेट रहा क्या था। भाई गाड़ियों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो ये जितने भी ऑनलाइन आजकल रिटेल प्रोडक्ट्स में आ रहा है उसमें यही सब प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं, जो कि सही नहीं है। रही बात गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल सेगमेंट पहले से ही बहुत मंदी के दौर से गुजर रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे ही स्कीम्स बहुत अच्छी अच्छी आ रखी हैं, आपकी जैसे ही रिक्वायरमेंट है तो आप ले लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज। इसके बाद मौका जो है वो दिसंबर के बाद प्राइजेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। रिक्वायरमेंट है तो अभी ले लीजिए, स्कीम्स भी अच्छी हैं और खुशियों का माहौल भी है, घर में भी खुशियाँ आएंगी। विनीत साहब, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि हमारे जब ये दिवाली शुरू होती है तो फेस्टिव ऑफर्स की भरमार होती है। आप हाउसिंग सेक्टर की बात करें, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, आप गाड़ियों की बात करें, बेशुमार बेइंतहा और जिसको कहते बम्बार्डिंग होती है। क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? दिवाली में अगर आपने ट्रेडिंग करना है, आपने बाई करना है, कुछ भी अपने लिए ख़रीदना है, तो आप उस पोर्शन को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपने क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है। दिवाली में ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, आपको चीज़ें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, तो एक आपको एक वैरायटी देता है। वैरायटी ऑफ आपके पास होता है ख़रीदने के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो या कार हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्डर्स फ्लैट्स हो या प्लॉट्स हो, तो एक आपको टोटली एक रेंज देता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ख़रीदें बहुत ध्यान से ख़रीदें। वो दिवाली के शुभ अवसर को कभी भी ख़राब नहीं करें और काफ़ी केयरफुली ख़रीदें। काफ़ी अगर कोस्ट जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें। थोड़ा सा रिसर्च हर प्रोडक्ट के लिए जो भी आप ख़रीदने वाले हैं, आप उसके कॉम्पिटिटर को देखें, आप उसके आसपास के प्रोडक्ट को देखें, उस प्रोडक्ट का दूसरा रेंज देखें और उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन बनाएं। ऐसे सीधा सीधा बस पैसा है और उससे ख़रीद लेना है, ये मेंटलिटी नहीं बनाए। कोई भी कितना आप हाई इनकम ग्रुप हो या लो इनकम ग्रुप हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी बस पैसा खरीदने के लिए नहीं खरीदना है। आपने इन्वेस्ट करना है, आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये आप बहुत मेहनत से पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, तो उतना थोड़ा सा मेहनत कर लें खर्च करने में, खर्च बहुत आसानी से ना करें। अब तक हमने बात की गोल्ड मेडल की, मेटल्स की या ड्यूरेबल्स की या गाड़ियों की या डिफरेंट सेक्टर्स की। अब हम चलते हैं शेयर मार्केट पे। तो शेयर मार्केट पे चौक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि आम आदमी सीधे शेयर मार्केट में जाके कोई शेयर परचेज करे या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाए? जिसको पूरा ज्ञान है शेयर मार्केट का, वो तो डायरेक्ट शेयर्स में ही जाके इन्वेस्टमेंट करे जी, उसके लिए वही बेनिफिशियल रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी है तो 8 से 10% से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर ना रखें। डेट फंड में या म्यूचुअल फंड्स में आप एक्सपोजर रखें। लेकिन जिसको शेयर मार्केट की बिल्कुल जानकारी ही नहीं है, उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखें। और अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो डेट लिंक म्यूचुअल फंड्स हैं, और अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए बेनिफिट होगा। म्यूचुअल फंड में एक अधिक धनराशि आप लगा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शेयर्स, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। दे डोंट कीप देयर एग्स इन वन बास्केट। वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी जो है वो हायर रहता है। अभी क्योंकि बैंक्स का जो है पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और एनबीएफसीज की पोजीशन भी आपने पीछे देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इन म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा परहेज़ करें फॉर द टाइम बीइंग। अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन और आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, डेट लिंक प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। जी, शेयर मार्केट की बात करे लेते हैं। हर आदमी शेयर मार्केट के नाम से बहुत खुशता नज़र आता है, लेकिन ये खुशफहमी नहीं रहनी चाहिए। इसकी रियलिटी होनी चाहिए कि आखिरकार मार्केट में शेयर खरीदे जाएं या एसआईपी खरीदे जाएं, म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं, आखिर एक आम आदमी जिसको शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो क्या करे? ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होता है और दिवाली के लिए होता है। उसका कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा उसका रेलिवेंस नहीं है। उसको वॉच कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको देख के खुश हो सकते हैं आप। उस पीरियड को आप ना खरीदें और ना उसको बेचें बहुत ज़्यादा। आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करें। आप कुछ खरीद लीजिए, कुछ बेच लीजिए, और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए। वो एक एंजॉय करने का वक्त होता है। उसको आप कभी भी आप उसको अपने लिए बैड मेमोरी के लिए उसको मत इकट्ठा कीजिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मुहूर्त जो ट्रेडिंग होता है उसमें कुछ छोटा सा पोर्शन खरीद दें, थोड़ा सा बेच दें,
उस पर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो वो मुहूर्त ट्रेडिंग अगर आपका गलत इन्वेस्टमेंट तो आपको बहुत लंबे समय तक उससे आपके लिए बैड मेमोरी रहेगा। एक और अहम सवाल कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है और हमारी इकोनॉमी में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन 1 घंटे की विंडो एनएससी और बीएससी दोनों में आपको दी जाती है। ये माना जाता है कि दिवाली का त्यौहार है, एक नया साल है, नए साल की शुरुआत होनी चाहिए। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 1 घंटे का जो है वो अवधि दी जाती है कि आप अपने नए साल की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से करें और 1 घंटे में आप डिलीवरी बेस्ड जो है आपको ऑप्शन दी जाती है। अच्छा। और उसी को वही मुहूर्त होता है नए साल की, वही जैसे आप किसी भी नए मकान में जाते हैं, हवन करते हैं, मुहूर्त करते हैं, अच्छा। इसी तरीके से शेयर मार्केट में नया साल दिवाली से माना जाता है। तो 1 घंटे के लिए आपको मुहूर्त ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड ऑस्पिशियस ट्रेडिंग। तो एक सिंबॉलिक, हाँ जी, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी का जो निवास है वो दिवाली पे होता है, तो वो लक्ष्मी जी के लिए ही 1 घंटे का मुहूर्त जो है वो किया जाता है। अच्छा। तो ये और जनरली क्या होता है, वो पूजा से पहले का 1 घंटे का टाइम होता है, शाम को 5 से 6 के आसपास होता है नॉर्मली। इस साल 5:30 से 6:30 है। ऐसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। अपनी राय और अपने सजेशंस हमें ईमेल आईडी पर आप भेजें।